हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर से एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 2। इस पर्टिकुलर टॉपिक में टोटल 3 to 4 डिफरेंट रिएक्शंस हमें पढ़ना है। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इस नाम से ही आपको सारी कहानी समझ में आ गई। रिएक्शन टाइप कैसा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कहाँ पे ये रिएक्शन होगा? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। और अटैकिंग स्पीशीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस रिएक्शन के लिए एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एरोमेटिक होना चाहिए। सबसे सिंपल एरोमेटिक मॉलिक्यूल क्या ले लिया? बेंजीन। बेंजीन पे रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। सारे के सारे कार्बन अभी इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसी भी पर्टिकुलर कार्बन पे ही अटैक कर सकता है। जिस भी कार्बन पे ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैच हो जाना चाहिए और यहां से किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लीव करना चाहिए। तभी इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल ने कहा अटैक किया? बेसिकली इस कार्बन पे। इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और यहां से कौन चला गया? H+ चला गया। तो टोटल रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिएक्शन बहुत ईजी है। केवल आपको क्या करना है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड चूज करना है और इस एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना है। बेंजीन रिंग में सभी कार्बन अभी इक्विवेलेंट है, तो किसी भी पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और H+ एटम को यहां से निकालना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या हो सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल ने ही क्यों अटैक किया? तो इसका सिंपल आंसर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। बेंजीन मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर और इस प्लेनर मॉलिक्यूल के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़िया है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा एरोमेटिक कंपाउंड पे। तो पहला आंसर तो हमें मिल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हो सकता? एडिशन रिएक्शन कहां पॉसिबल है ये मैंने आपको बता रखा है। किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन रिएक्शन यहां पर पॉसिबल हो सकता है। पाई बॉन्ड लेट्स से कि कार्बन और कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा। एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दो, दूसरे कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो। ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा? एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड यहां पे क्या ले रखा है? बेंजीन। बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो किसी भी पर्टिकुलर कार्बन और कार्बन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे तो एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन के बाद आपको एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहां पे यही है कि एडिशन क्यों नहीं फीजिबल है, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करवाना है? तो इसके लिए पहले एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि एडिशन रिएक्शन यहां पर बेनिफिशियल नहीं है। बेंजीन बनाया, ये कार्बन और कार्बन पे पाई बॉन्ड है। रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों मिलेगा। एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दो, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? दोनों पाई बॉन्ड वैसे ही मेंटेन्ड है। एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमें मिल गए। अब बेसिकली ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिलता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक कंपाउंड पे नहीं होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो रीजन बहुत सिंपल है, अगर आपने यहां पे एडिशन करवा दिया तो पाई बॉन्ड बेसिकली ब्रेक करना पड़ा। एरोमेटिक रिएक्टेंट था जिससे आपने नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाया है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाया है, इसीलिए ये रिएक्शन फीजिबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो H+ को रिमूव करके E+ हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जो बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी है ये डिस्टर्ब नहीं होता है। एरोमेटिक रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट भी आपको बेसिकली कैसा मिल गया? एरोमेटिक ही मिल गया। तो यहां से भी हमें एक रीजन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होता है। पहले तो हमें क्या पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक करता है, और सेकंड क्या पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों होता है। ठीक है, एक पॉइंट और नोटिस करो यहां पर, और ये बेसिकली आगे बहुत काम आएगा। कहीं पर भी कार्बन और कार्बन में पाई बॉन्ड है तो बेसिकली पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैच या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद जो स्पीशीज बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, उसको किस तरीके से हमें बनाना है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर इजीली अटैक कर सकता है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इस सिस्टम पे अटैक करेगा तो बेसिकली ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड
कार्बन फर्स्ट या कार्बन सेकंड किसके साथ बनेगा? किसी भी कार्बन एटम के साथ ये सिग्मा बॉन्ड हम बना सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन एटम एक जैसे हैं। लेट अस से कि फर्स्ट कार्बन एटम के साथ ये सिग्मा बॉन्ड हम बनाते हैं, तो फर्स्ट कार्बन एटम क्या स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और फर्स्ट कार्बन एटम के टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इसीलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सेकंड कार्बन एटम पे आते हैं, तो इस पाई बॉन्ड पे फोकस कीजिए। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन का था। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के हमने E+ को दे दिए और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो सेकंड कार्बन एटम का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसका मतलब सेकंड कार्बन पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी पर्टिकुलर पाई बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। ये बात हमने यहां से क्लियर कर लिया क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे ही होगा। तो इंटरमीडिएट हमें क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया और अब वापस से अब इस रिएक्शन पे आते हैं। रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड। और इस जनरल रिप्रेजेंटेशन में एरोमेटिक कंपाउंड कौन है? बेंजीन रिंग। रिएजेंट से क्या मिलेगा? अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन टाइप कैसा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैच कर दिया, किसी ग्रुप को यहां से लीव करवा दिया। कौन से ग्रुप को लीव करवाना है? H+ एटम को। और ये फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बहुत इजीली हमने बना लिया। अभी इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी जनरल रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना बहुत ईजी है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं 3 पॉइंट में समराइज कर सकता हूं। अगर कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो यहां से अगर ये 3 पॉइंट का आंसर आप दे सकते हो तो फाइनल प्रोडक्ट बहुत इजीली बना सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? व्हाट इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम रिएजेंट। जो भी सेट ऑफ रिएजेंट आपको दे रखा है, इस सेट ऑफ रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा? अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल गैस कर लिया तो इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैच करना है, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? वेयर टू अटैच इलेक्ट्रोफाइल इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अभी तो फिलहाल बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल को आप कहां अटैच कर सकते हो? टोटल 6 पोजीशंस है, 6 पोजीशंस में से इलेक्ट्रोफाइल को कहीं पे भी अटैच करो, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की बात हो, जैसे कि इस पे ग्रुप G लगा दिया जाए, अब इलेक्ट्रोफाइल को ग्रुप G के रेस्पेक्ट में कहां पे अटैच करना है, ये सेकंड प्रॉब्लम है। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है, और ये सारा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ये ग्रुप G या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे +M। +M कहां पे इंक्रीज करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली कहां अटैक कर सकता है? ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे अटैक नहीं करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जैसे कि -M, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। कहां से डिक्रीज करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करेगा, इस बार कहां पे अटैक करेगा? मेटा पे। इस प्रॉब्लम को कि अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। और थर्ड प्रॉब्लम अपने पास क्या है? ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि कोई भी पर्टिकुलर चार्ज सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आपको दे दिया और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट आपसे पूछा जाए, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बहुत इजीली आ जाएगा। कोई मैकेनिज्म अभी स्टडी नहीं किया है, फिर भी मैं आंसर बता सकता हूं। अटैक किसका है? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल को कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी हो सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हाईएस्ट होगा। और कोई पर्टिकुलर ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो स्लो होगा और रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये पर्टिकुलर कंपाउंड पीछे आएगा। इन तीनों पॉइंट्स में इस पर्टिकुलर रिएक्शन के सारे क्वेश्चन हम समराइज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा? बेंजीन रिंग। रिएजेंट से अटैकिंग स्पीशीज मिलता है। कौन सा अटैकिंग स्पीशीज मिलेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर सकता है? जहां इजीली इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रोफाइल ने कार्बन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया और नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली इंटरमीडिएट कौन मिला है? कार्बोकैटायन।
तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन। इस इंटरमीडिएट को और क्या बोलते हैं, वैलेंट इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, एरेनियम आयन बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये जो कार्बोकेटाइन है बेंजीन के अंदर बाकी के जो दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इन दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। दैट मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट हमें मिला है। इस कार्बोकेटाइन की बाकी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये बताना है कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज अगर निकालें तो क्या मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। इंटरमीडिएट तक हम आ गए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, बेसिकली H+ आयन लॉस होगा। तो इस रिएक्शन मिक्सचर में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है या जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, H+ को। तो इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं पे क्या करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, H+ एटम लीव कर गया, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन लगा हुआ, E। इस तरीके से इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें फॉलो करना है। अब इस मैकेनिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप को आप नोटिस करो। कितना स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप को नोटिस करो तो इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही अटैक किया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पहली बार जहां बॉन्ड ब्रेक होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, वही स्टेप कैसा होता है, RDS। और कैसे देख सकते हैं कि यहां पर रिएक्टेंट कैसा, एरोमेटिक है, मतलब स्टेबल सिचुएशन है, और स्टेबल सिचुएशन से आपने बॉन्ड ब्रेक करके अनस्टेबल सिचुएशन बना दिया, एरोमेटिसिटी यहां से चली गई। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप होगा ये बहुत ही स्लो होगा, और स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट क्या मिला है, कार्बोकेटाइन। जहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उसी पर्टिकुलर स्टेप को भी क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। पहली स्टेप कौन सा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। पहली बात तो क्या लिखेंगे, 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, एरोमेटिसिटी लॉस्ट, और इसी पर्टिकुलर स्टेप को क्या बोलते हैं, RDS स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H+ आयन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी बेसिकली कैसा है, एरोमेटिक, इसीलिए क्या लिख दिया, एरोमेटिक प्रोडक्ट। अगेन RDS पे ध्यान देना, कितने मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, E+ और बेंजीन मॉलिक्यूल, दैट मींस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को और क्या बोला जा सकता है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। RDS स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन है, इसीलिए क्या बोला गया, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और क्या बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, इस पर्टिकुलर स्टेप का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यहां से एक जनरल पॉइंट भी हम बना सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे हमें ध्यान देना है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के एंड में क्या बनता है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट और क्या बनाया जा सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बेसिकली कौन है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। अगेन कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, जीओसी में पढ़ा हुआ है, कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस बेंजीन रिंग से लगे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और कौन से ग्रुप कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। दैट मीन्स rate of reaction will be directly proportional to electron donating group and inversely proportional to electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो नहीं लगा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ही कम लगे होने चाहिए। इन एनी केस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही आएगा। और क्या नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल यहां पर RDS स्टेप में अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा, और हमें इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है।
बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के, वो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से लगा होगा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। ये सारे पॉइंट इस मैकेनिज्म को देख के हमने नोटिस कर लिए। एक पॉइंट और नोट करना है हमें कि इस रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम कैसा होगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑलरेडी स्टडी कर लिया, कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है और हर किसी स्टेप के एंड में कौन सी स्पीशीज का फॉर्मेशन है, ये सारी बातें हमें पता है। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म को पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे हमें प्लॉट करना है। तो रिएक्शन में बेसिकली कितने स्टेप हैं? 2। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन भी है। इंटरमीडिएट कितना फॉर्म होता है? 1। इस इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन, या और क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इस रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ ऐसा होगा। कितने इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है? 1। शुरुआत में कौन प्रेजेंट होंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या बोला जा सकता है? ट्रांजिशन स्टेट 1। ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में केवल एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, इसीलिए इस कर्व में केवल एक डिप होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद वापस से क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट को बोल दिया TS2, और TS2 ब्रेक डाउन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल को देखते हुए आप ये भी बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि एक ही इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में एक ही डिप है। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अटैच करने से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट होगा, ये हमें स्टडी करना है। तो जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे हम अटैच कर रहे हैं, ये बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है। या तो इसका नेचर कैसा हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, या कैसा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो ग्रुप G बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है, ये ARSE रिएक्शन की रेट पे इंपैक्ट कर सकता है। सेकंड और क्या हो सकता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप G के रेस्पेक्ट में कहां पे अटैच होगा? ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे? तो बेसिकली 2 फैक्टर्स को ये ग्रुप G अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला तो रिएक्शन की रेट को, और सेकंड क्या हो गया? ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों पे ग्रुप G का इंपैक्ट होगा, और किस तरीके से इंपैक्ट होगा यही हमें स्टडी करना है। ग्रुप को हमने 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरा ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप नाम से समझ में आ जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली क्या करता है? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। किसके लिए एक्टिवेट करता है? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पे फास्ट होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना ही फास्ट अटैक करेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा आने वाला है। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो सकता है? +I हो सकता है, +Hc हो सकता है, +M हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप हमने यहाँ पे लिस्ट किए हुए, और इन ग्रुप्स को हमने किस तरीके से कैटेगराइज किया है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। ग्रुप सारे ही एक्टिवेटिंग है। इसका मतलब बेंजीन रिंग पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर डेंसिटी में इंक्रीज मॉडरेट होगा, और ये बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन आ जाएगा? +M, जिनका +M सबसे बढ़िया होता है। तो कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो गया, या नाइट्रोजन का लोन पेयर इजीली डोनेट किया जा सकता है, या ऑक्सीजन का लोन पेयर भी इजीली डोनेट किया जा सकता है। OH तक यहाँ पे कहाँ है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में। और आप ये भी देख सकते हो कि इनका ऑर्डर क्या होगा। ये जो +M का ऑर्डर है हमने GOC में भी स्टडी किया है। सबसे ज्यादा +M किसका होगा? O- का। इससे कम +M किसका होगा? न्यूट्रल ग्रुप्स का। न्यूट्रल ग्रुप में कौन आ गया? NH2 आ गया, NR2 आ गया, NHR आ गया, OH आ गया। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इजीली डोनेट किया जा सकता है, इसलिए नाइट्रोजन के ग्रुप +M ऑर्डर में या एक्टिवेटिंग ऑर्डर में OH से आगे हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन कौन हो सकता है? OR, एल्कोक्साइड आयन। या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन हो सकता है? नाइट्रोजन से आप C डबल बॉन्ड अटैच कर दो, या ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड अटैच कर दो। ये C डबल बॉन्ड बेसिकली क्या कर रहा है? -M लगा रहा है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये इंटरनल रेजोनेंस में बिजी है। इंटरनल रेजोनेंस में बिजी है तो बेंजीन रिंग की तरफ इनका मूवमेंट कम होगा।
बेंजीन रिंग की तरफ मूवमेंट अगर कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग मूवमेंट। प्लस हम ये बेंजीन रिंग पे लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीमेंट मॉडरेट होगा। और लास्ट क्या आ गया, वीकली एक्टिवेटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे कौन से ग्रुप आ सकते हैं, जो प्लस आई लगाते हैं या फिर प्लस HC लगाते हैं। दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 आ सकता है, या फिनाइल लगा सकता है। फिनाइल और CH2 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आइदर साइड हो सकता है। ये सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा। अगली बात क्या आती है कि ये ग्रुप अगर लगे हुए तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो ये बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप गैस कर सकते हो। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कि मान लो प्लस M ग्रुप हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। कहाँ पे इंक्रीज करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होता है वहीं अटैक करेगा। इसका मतलब इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग ये हो नहीं सकते, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसको चाहे तो हम पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस से ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे और इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली अटैक करना है इस बेंजीन रिंग पे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे। ये ग्रुप का नेचर कैसा है, एक्टिवेटिंग नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पे। तो लेट अस से कि इसने ऑर्थो पे अटैक किया, तो यहां से जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए, स्टेबल। कार्बोकेटाइन इस ग्रुप G के पास में ही बन गया, और ये जो कार्बोकेटाइन है ग्रुप G के प्लस M प्लस HC या प्लस I इफेक्ट से स्टेबलाइज होगा। पैरा पे अटैक करके देख लेते हैं। ग्रुप G इलेक्ट्रोफाइल ने कहां अटैक किया, पैरा पे, तो ये पैरा पे अटैच हो जाएगा। ग्रुप G यहां पे लगा हुआ है, यहां अटैच हो गया, मतलब कार्बोकेटाइन इस पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा। अगेन पाई गैप एंड पॉजिटिव, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है ये बेसिकली ग्रुप G के पास चला जाएगा। और ग्रुप G का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस M प्लस HC और प्लस I, इन तीनों इफेक्ट से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज ये कर सकता है। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को इसी जगह अटैच करना है और रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज्यादा आएगा। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगा। और सेकंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां इंक्रीज करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे, इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा पे। और क्या बोलते हैं ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सेकंड अपने पास कौन सा ग्रुप होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल स्लोली अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल स्लोली अटैक कहां करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। मतलब क्या हो गया कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो इलेक्ट्रोफाइल स्लोली अटैक करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ये कम कर देगा। सेकंड इंपैक्ट हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि किसी भी बेंजीन रिंग से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए तो बेसिकली इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में कहां पे अटैक करेगा, तो ये भी इजीली बता सकते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बेसिकली कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो सकता है, माइनस M माइनस HC और माइनस I। ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पे लगा दिए जाए तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे। कहां से डिक्रीज करेंगे, ऑर्थो और पैरा से। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा और मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड पैरा। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वहीं होगा। तो यहां से क्या पता चल गया कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पहली बात तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देंगे क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। और सेकंड, ये ग्रुप कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग। कोई भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इनके रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के एग्जांपल हमने क्या रखे हैं, अगेन तीनों टाइप से कैटेगराइज किया गया है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग एंड वीकली डीएक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में कौन है, NR3 प्लस NH3 प्लस, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच करेंगे तो बेंजीन रिंग का जो पूरा कंपाउंड है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पे
इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो बहुत ही स्लो होगा, इसीलिए क्या बोला गया, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। और कौन है, NO2 का स्ट्रॉन्ग -M लगता है। CF3 और CCl3 ये दोनों भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। 3-3 फ्लोरीन एटम या 3-3 क्लोरीन एटम यहाँ पे लगा हुआ है। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में कौन आएगा, बाकी के जो -M ग्रुप है ना वो सब यहाँ पे है, और इनका -M का ऑर्डर आपको GOC से पता है, तो ये पता किया जा सकता है कि कौन सा ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, कौन सा कम डीएक्टिवेट करेगा। लास्ट में कौन आ गया, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखा जाए तो इन ग्रुप्स का क्या लगता है, +M लगता है। रेजोनेंस से देखा जाए तो हैलोजेंस का क्या लगता है, +M लगता है, और इंडक्टिव से देखा जाए तो क्या लगता है, -I लगता है। ओवरऑल यहां पर कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, -I। इसीलिए ओवरऑल F, Cl और Br और I ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, इसीलिए क्या बोला गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। दैट मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रेट है इनकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन ये जो वीकली डीएक्टिवेटिंग है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किस तरीके से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ये भी हम समझ लेंगे, लेकिन पहले ये देखिए स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। लेट अस से कि कोई स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आपने लगा दिया G, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा ऑर्थो और पैरा से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, मेटा पे, इसीलिए मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। लेट अस से कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, मेटा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, तो स्टेबल इंटरमीडिएट दैट मींस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो ये अटैक आपने बेसिकली सही किया है। ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस करके कहां जाएगा, नेक्स्ट थर्ड कार्बन एटम पे जाएगा बेसिकली। अगेन इसके रेजोनेंस करने के बाद ये कार्बोकेटाइन कहां जाएगा, यहां पे। इन एनी केस ये कार्बोकेटाइन ग्रुप G के पास में नहीं जा रहा है, ग्रुप G के पास में जाएगा तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप G का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ग्रुप G के पास में नहीं जा रहा है कार्बोकेटाइन, इसका मतलब कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो ये जो अटैक है ये बेसिकली हमने सही करवाया है। हमेशा देख लेना, कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना हो तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के बाद इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट अगर स्टेबल बन रहा है मतलब अटैक सही किया है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल बन रहा है मतलब कि अटैक गलत किया है। अगला ये देख लेते हैं कि वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है ये बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो यहां से स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, और ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप जो है, इस पर्टिकुलर ग्रुप का जो ओवरऑल नेचर होता है, ओवरऑल नेचर मतलब ओवरऑल नेचर का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इससे क्या डिसाइड करते हैं, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब हो गया कि पर्टिकुलरली ये ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है इसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम कहां से डिसाइड करते हैं, ओवरऑल नेचर से। तो हैलोजेंस का जो ओवरऑल नेचर होता है कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, इसीलिए इनको कहां रखा गया है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में। लेकिन ओवरऑल नेचर पे रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, और बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर पे डिपेंड करता है। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो उसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से आपको यह निकालना है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैच करना है। तो वापस से FCl Bri पे आइए। लेट अस से कि कोई भी आपने एक ग्रुप ले लिया, Cl ले लिया, तो Cl के ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर। लॉन पेयर है तो आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर अगर लॉन पेयर है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, +M शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे।
लेकिन आपको यह भी पता है कि Cl का ओवरऑल क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो इस बेंजीन से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल नेचर से डिक्रीज होगा, दैट मींस रिएक्टिविटी कम आएगा। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैचमेंट है कहां करना है, दैट मींस ओरिएंटेशन अगर देखना है, तो ये केवल आप इसके प्लस एम नेचर से ही देखोगे। प्लस एम नेचर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज होता है तो कहां इंक्रीज होगा, ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगाना पड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये जो दोनों ग्रुप है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ये तो कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग, और ये जो है वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये मैं बता भी देता हूं कि यहां पे अगर आपने ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच किया तो बनने वाला कार्बोकेटाइन बेसिकली स्टेबल बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका मतलब अटैक हमने सही किया है। लेट अस है कि आपने इसको ऑर्थो पोजीशन पे अटैच किया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, यहां कार्बोकेटाइन आ जाएगा, यहां क्लोरीन एटम है, लोन पेयर गैप पॉजिटिव। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेसिकली ज्यादा पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, या क्या बोला जा सकता है कि Cl के प्लस एम से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। कार्बोकेटाइन स्टेबल है मतलब ये अटैक सही था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कभी भी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कहां से चेक करना है, ओवरऑल नेचर से। और अगर आपको यह चेक करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज हो सकती है, चाहे इंक्रीज बहुत ही कम हो, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकती है, वहीं पे आपको इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं और अब बेसिकली हमें स्टार्ट करना है रिएक्शंस। तो टोटल 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस है, नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है और सबसे लास्ट में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, NO2+। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जैसे ही आपको NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिला, एरोमेटिक कंपाउंड पे इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन पहले हमें यह बताना होगा कि NO2+ इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिएजेंट से मिल सकता है। और जैसे ही ये रिएजेंट आप रिएक्शन में देखोगे तो एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और रिएक्शन कौन सा होगा, नाइट्रेशन। तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिएजेंट से हमें मिल सकता है, सबसे पहला रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर। और स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिकली कौन कौन है, H2SO4 है और HNO3 है। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ HNO3 से ज्यादा है। तो H2SO4 एज अ एसिड बिहेव करेगा तो इसको एज अ बेस बिहेव करना पड़ेगा। ये क्या देगा, H+ और HNO3 में OH पे H+ जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या मिल गया, OH2+ NO2। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करेगा तो बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर सेकंड लोन पेयर वापस आ जाएगा। तो क्या बन गया, H2O+ NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला रिएजेंट जहां से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिल सकता है क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर। सेकंड ये क्या हो सकता है, सिंपली डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाया जाए। यहां पर केवल HNO3 है तो HNO3 के काफी सारे मॉलिक्यूल हैं। लेट अस से कि HNO3 का एक मॉलिक्यूल एज अ एसिड के जैसे बिहेव करेगा और नेक्स्ट मॉलिक्यूल एज अ बेस के जैसे बिहेव करेगा। एसिड क्या देगा, H+ और बेस क्या देता है, OH-। O के लॉन पेयर के ऊपर H+ चिपक गया तो अगेन सेम OH2+ बनेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके लीव करेगा। वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाटर यहां से निकल गया, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। सेकंड रिएजेंट भी बहुत क्लियर है, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 मिले तो भी आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या कंसीडर करना है, NO2+। और आपको यहां पे रिएजेंट क्या मिल सकते हैं, N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहां बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, NO2+ NO3- केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हम, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया NO2+। और क्या प्रेजेंट हो सकता है, NO2ClO4 या NO2BF4। NO2+ प्रेजेंट होगा प्लस ClO4 पर क्लोरेट आयन, यहां क्या प्रेजेंट होगा, NO2+ प्रेजेंट होगा और BF4- आयन।
दोनों जगह से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमें मिला है। इस इलेक्ट्रोफाइल को आगे एरोमेटिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट बहुत इजीली आ सकता है। और क्या हो सकता है? और अच्छा लीविंग ग्रुप होता है एसिटेट आयन। तो ऐसा करते हैं कि एसिटेट आयन को NO2 से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा? एसिटेट आयन प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे रिएजेंट नाइट्रेशन की रिएक्शन में हमें मिल सकते हैं। अब बेसिकली इसका एक सिंपल एग्जांपल बना लेते हैं। रिएजेंट हमने देख लिए, हर किसी रिएजेंट से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है। तो सबसे सिंपल रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड कौन हो सकता है? बेंजीन रिंग। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो गया? बेंजीन रिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और कोई भी रिएजेंट चूज किया जा सकता है। किसी भी रिएजेंट से आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा तो NO2 प्लस तो बेसिकली अटैच हो जाएगा और H प्लस को लीव करना पड़ेगा, -H प्लस। जनरल रिएक्शन से ही मैंने इसका प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया? नाइट्रोबेंजीन। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो मैकेनिज्म भी हमें पता है, लेकिन बार बार मैकेनिज्म को फॉलो करके इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में टाइम नहीं खर्च करना है, इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा। बेंजीन में सभी पोजीशन सभी इक्विवेलेंट है, तो किसी भी पोजीशन पे NO2 प्लस को लगाया जा सकता है। दिक्कत कब आएगी? जब बेंजीन में कोई ग्रुप लगाओ तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे लगाना, पैरा पे लगाना या मेटा पे लगाना है। ये भी हमने पढ़ रखा है कि ग्रुप कैसे लगे होते हैं, एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग। कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे क्या हो सकता है? ये ऐसा करते हैं कि इसका रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वापस से देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसा होगा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस को डोनेट किए जाएंगे। NO2 प्लस बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। जिस कार्बन से अटैच होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में जो भी नेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंट है, जैसे अगर यहां से नोटिस किया जाए तो NO3 माइनस प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है? ClO4 माइनस, BF4 माइनस, कोई भी नेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंट है, ये H प्लस एटम को रिमूव करेगा। तो बेसिकली यहां से इसी कार्बन एटम की बात करते हैं, ये H प्लस एटम को रिमूव करेगा तो बेसिकली यहां दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के साथ कार्बोकेटाइन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट भी हमें कैसा मिलेगा? एरोमेटिक। और नाम क्या है बेसिकली इसका? नाइट्रोबेंजीन। रिएक्शन मैकेनिज्म भी वापस से देख लिया। फर्स्ट स्टेप में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप कैसा होगा? RDS स्टेप। और सेकंड स्टेप बेसिकली कैसा है? फास्ट है। नाइट्रेशन प्रोसेस की नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। और ये बेसिकली दोनों पॉइंट हमें हर टाइप की रिएक्शन में डील करने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि NO2 प्लस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे एक से ज्यादा बार अटैक करता है, तो बेसिकली एक से ज्यादा बार ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। दो बार अटैक करेगा तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, तीन बार अटैक करेगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है या नहीं होता है? नाइट्रेशन प्रोसेस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है या पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगेन इसी सिंपल रिएक्शन को हम देख लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? नाइट्रेटिंग एजेंट से। वहां से हमें क्या मिलेगा? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैच हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे सारा रिएक्टेंट तो अभी रिएक्ट नहीं किया है, तो अभी क्या प्रेजेंट है? बेंजीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और थोड़ा बहुत ये जो प्रोडक्ट बना है नाइट्रोबेंजीन प्रेजेंट है। अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस कहां पे अटैक करेगा? अगर ये नाइट्रोबेंजीन पे अटैक करता है जो प्रोडक्ट अभी बना है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दैट मींस पॉली सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है। और अगर NO2 प्लस इनिशियल रिएक्टेंट बेंजीन पे अटैक करता है तो फिर यहां से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? मोनो सब्स्टिट्यूशन की। तो यही आपको चेक करना है कि नाइट्रेशन प्रोसेस में या बेंजीन की नाइट्रेशन प्रोसेस में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है या पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये बहुत इजीली गेस किया जा सकता है।
ये कहां पे अटैक करेगा? NO2 प्लस सेकंड टाइम नाइट्रोबेंजीन पे अटैक करेगा या बेंजीन पे अटैक करेगा? वहीं अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना है उतना ही है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। NO2 का स्ट्रॉन्ग माइनस है, इसीलिए यहां पे NO2 की वजह से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये बेसिकली जो नाइट्रोबेंजीन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव होगा, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन का चांस नहीं होगा। केवल यहां पे क्या हो सकता है? मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इस पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस में फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें केवल नाइट्रोबेंजीन होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन के ही प्रोडक्ट मिलेंगे। और यही पॉइंट हमें हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और अल्काइलेशन के लिए भी या फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए भी चेक करना है। सेकंड यहां पे पॉइंट क्या हो गया? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? रेट। आइसोटोपिक का मतलब क्या हो गया कि किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है, इस एटम को रिप्लेस करके इसका आइसोटोप यहां पे इंसर्ट कर दे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होगा या नहीं होगा? सिंपली से हम कैसे बता सकते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन NO2 प्लस से किया है और नाइट्रेशन रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा, ये चेक करना चाहते हैं। तो बेंजीन बेसिकली क्या है? C6H6 NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है तो क्या बनेगा? C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। एक बार क्या ले सकते हैं? C6D6 NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैक करेगा तो C6D5NO2 नाइट्रोबेंजीन वापस से बनेगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन की जगह कौन प्रेजेंट है? ड्यूटेरियम। इन दोनों प्रोसेस में अगर काइनेटिक दैट मींस की रेट ऑफ रिएक्शन का अंतर आता है तो क्या बोलेंगे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। और इन दोनों प्रोसेस में रेट ऑफ रिएक्शन सेम आती है तो ये बोलेंगे कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा जब हाइड्रोजन एटम को इसके आइसोटॉप ड्यूटेरियम से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए? तो सिंपल है, सबसे पहले तो रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए। मैकेनिज्म से हम क्या पढ़ सकते हैं? आरडीएस स्टेप। और आरडीएस स्टेप पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वहां से हम सारे फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। बेंजीन है, हाइड्रोजन एक अटैच कर देता हूं, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस को दिए तो कार्बोकेटाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहां पे इंटरमीडिएट बन गया। और नेक्स्ट स्टेप, पहली स्टेप कैसी होती है? स्लो, क्योंकि पाई बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो रहा है। और अगली स्टेप में जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है रिएक्शन मिक्सचर में, ये बेसिकली H एटम को रिप्लेस करेगी या H एटम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, तो H एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के साथ मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। फाइनल नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये सेकंड रिएक्शन कैसा है? फास्ट। ड्यूटेरोबेंजीन के लिए भी ये रिएक्शन बना देते हैं। यहां ड्यूटेरियम NO2 प्लस सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहां ड्यूटेरियम लगा हुआ है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट मींस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये आरडीएस स्टेप है, स्लो है। और अगली रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। A नेगेटिव D प्लस को रिमूव कर लेगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया नाइट्रोबेंजीन। लेकिन यहां पे 5H प्लस प्रेजेंट है, यहां पे 5D प्लस प्रेजेंट है। फाइनल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वहां पे अब यहां से ऑब्जर्व करना है कि H को D से रिप्लेस करने पे रिएक्शन की रेट पे इंपैक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो रिएक्शन की रेट कहां से डिफाइन होगी? स्लो स्टेप दैट मींस की आरडीएस स्टेप से। इस पर्टिकुलर स्टेप में अगर देखा जाए तो दोनों में पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फर्स्ट जब हाइड्रोजन था तब भी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और अभी भी पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ऑलमोस्ट सिमिलर कार्बोकेटाइन बना है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बना है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी सेम है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी चेंज नहीं है, क्या बोलेंगे? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। और अगर ये सेकंड रिएक्शन जो दे रखी है, ये सेकंड रिएक्शन आरडीएस स्टेप होता, दैट मींस स्लो स्टेप होता, तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता। क्यों? क्योंकि यहां पे H प्लस एटम या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है? GOC1 में पड़ा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन में CH और CD। कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है? CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो CH बॉन्ड अगर आसानी से ब्रेक होता तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन फास्ट आता इन कंपैरिजन टू दिस रिएक्शन।
तो C6H6 में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता, C6HD6 में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता, तब काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता। लेकिन फिलहाल नाइट्रेशन प्रोसेस में कोई भी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस यहां पे आरडीएस स्टेप है और आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई और ही बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सेम है, रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम होगा। नाइट्रेशन प्रोसेस की नेक्स्ट रिएक्शंस में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज कर दिया गया है। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैसा है कि बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है और इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ कहां अटैच होगा, ये फाइंड आउट अगर हम कर सकते हैं तो रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली बन जाएगा। तो बताइए जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है ये या तो क्या हो सकता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है या फिर मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां से हम ये भी पता कर पाएंगे कि बेंजीन के रेस्पेक्ट में इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा या स्लो होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, टॉलिन का। टॉलिन में क्या लगा रखा है, CH3। CH3 का क्या लगता है, +Hc, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेसिकली यहां से कितने प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, 2। एक तो क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, और एक और क्या मिल सकता है, पैरा नाइट्रोटोलिन। सिमिलरली अगले में कौन लगा रखा है, OCH3। OCH3 का क्या लगता है, +M। +M से अगेन वापस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो सिमिलरली यहां पे भी कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। एक बार OCH3 के रेस्पेक्ट में NO2+ ऑर्थो पे लगा होगा, और सेकेंड टाइम OCH3 के रेस्पेक्ट में NO2+ पैरा पे लगा होगा। नेक्स्ट जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है दैट इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में CHO का -M इफेक्ट है। -M इफेक्ट है, दैट मींस कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो CHO के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशंस कितनी है, 2 है, लेकिन दोनों मेटा पोजीशन सिमिलर है, मतलब यहां प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, केवल 1। क्या बोलेंगे इसको, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अगेन इस बार क्लोरोबेंजीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाया है। क्लोरीन का ओवरऑल कौन सा इफेक्ट लगता है, -I, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। तो ये बेसिकली रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि क्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम और आयोडीन एटम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि इनका +M भी लगता है, और +M लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थोड़ा बहुत भी इंक्रीज होगा तो वो कहां हो सकता है, ऑर्थो या पैरा पे। तो यहां से बेसिकली हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पे लगाया जा सकता है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में NO2 पैरा पे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिफ्थ एग्जांपल में आपने क्या किया हुआ है, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा रखे हैं बेंजीन रिंग पे, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा। दोनों के रेस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ कहां अटैच होगा, ये ऑब्जर्व करना है। बेंजीन रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, तो इस एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन इस बार ये कैसा है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो बेसिकली CH3 का क्या लगता है, +Hc। OCH3 का क्या लगेगा, +M। तो कौन से ग्रुप की वजह से देखेंगे, कौन से ग्रुप की वजह से NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन पे इंपैक्ट होगा, ये हमें देखना है। तो बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहां से कुछ पर्टिकुलर रूल भी हम बना लेंगे। अगर दोनों ग्रुप एक्टिवेटिंग है, दैट मींस कि दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन से ग्रुप की वजह से आपको इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का लोकेशन डिसाइड करना है। तो इसमें क्या फंडा होगा, जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगा, दोनों में से जिसका एक्टिवेशन इफेक्ट ज्यादा है, उसी की वजह से NO2+ का लोकेशन हमें चेक करना है। तो बेसिकली +Hc और +M ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2+ अटैच हो सकता है। यहां पे NO2+ अटैच नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में है। NO2+ अगर यहां अटैच होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो बहुत कम होगा, 1% या 2%। लेकिन यहां से मेजर प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो OCH3 के रेस्पेक्ट में NO2+ कहां अटैच होगा, ये फाइनल करना है। OCH3 स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, तो NO2+ इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ सकता है या फिर पैरा पे आ सकता है। ये दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट यहां पे होंगे।
तो यहां से हम क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे दो एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो जो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है इसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का लोकेशन डिसाइड करेंगे। तो क्या हो गया बेसिकली, इफ टू एक्टिवेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट देन पोजीशन ऑफ इनकमिंग electrophile is decided by strong activating group। ये भी बहुत इजी ऑब्जर्वेशन था। अब यहां से इन दोनों ग्रुप का नेचर हम डिफरेंट करेंगे और अगेन ये पॉइंट हमें नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या हो सकता है कि बेंजीन रिंग पे जो दो ग्रुप अटैच हैं ये दोनों ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन हमें डिसाइड करना है। तो यहां से बेसिकली क्या पॉइंट बनेगा कि जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की लोकेशन क्या होगी। ये भी बहुत इजीली हो सकता है, इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे। लेकिन अब इसके बाद का जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस बार क्या करेंगे कि बेंजीन रिंग पे जो दो ग्रुप अटैच है, एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन डिसाइड होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप का अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से ही इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन डिसाइड होना चाहिए। अभी आपने बता दिया कि एक एक्टिवेटिंग है दूसरा डीएक्टिवेटिंग है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ही इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन आपको डिसाइड करना है। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, फर्स्ट पॉइंट में दोनों डीएक्टिवेटिंग है। इफ टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट then location of incoming electrophile is decided by stronger deactivating group। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि एक एक्टिवेटिंग है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में से और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर लोकेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन डिसाइड करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। लोकेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ये कौन डिसाइड करेगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ग्रुप है इसका ओवरऑल नेचर क्या डिसाइड करता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिसाइड करता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर ग्रुप में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो इस थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से ही हमें डिसाइड करना है कि ओरिएंटेशन या लोकेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। तो यहां पे ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है चाहे ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, लेकिन इसी की वजह से हमें डिसाइड करना होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अटैक करना है। ओके, अब यहां पे कुछ और एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं और इन सभी एग्जांपल में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग बनाएंगे। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2+ का लोकेशन आप डिसाइड करो। फिलहाल नाइट्रेशन के एग्जांपल चल रहे हैं इसीलिए सभी में NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या बना सकते हैं, CH3 CHO, और क्या बना सकते हैं, CHO या लेट अस से NO2। अगेन डाई सब्स्टिट्यूटेड में लेट अस से कि क्लोरो ब्रोमो का एग्जांपल ले लेते हैं। इन सब में डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है और NO2+ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन हमें डिसाइड करना है। तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली कहां अटैच होगा, ये क्या है +Hc और ये क्या है -M। इसका मतलब है एक ग्रुप यहाँ पे एक्टिवेटिंग प्रेजेंट है, एक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग प्रेजेंट है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप से ही आपको लोकेशन डिसाइड करना है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा डायरेक्शन में या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पोजीशन में इन दोनों के बीच में ये जो लोकेशन है यहाँ पे NO2+ अटैक नहीं करेगा, स्फेरिक हिंड्रेंस बेसिकली बहुत ज्यादा है। तो कहाँ अटैक कर सकता है, इस ऑर्थो लोकेशन पे, इस ऑर्थो लोकेशन पे। तो फाइनली यहां से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, 2। NO2 CH3 के रेस्पेक्ट में एक बार पैरा पे है और CH3 के रेस्पेक्ट में NO2 सेकेंड टाइम ऑर्थो पे है। सिमिलरली CH और NO2 दोनों स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यहां से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन डिसाइड होगा। तो बताइए स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होता है, मेटा डायरेक्टिंग।
तो NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन एक तो ये है और एक ये है, यहां पर ऑलरेडी CHO प्रेजेंट है, तो CHO को तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में H+ को रिप्लेस किया जाता है, तो H+ प्रेजेंट होना भी चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसको रिप्लेस करके कौन आ जाएगा? इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। फिलहाल इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2+। तो ये प्रोडक्ट फाइनल हो गया। Cl और Br ये दोनों कैसे हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहां पे जो लोकेशन है ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का कैसे डिसाइड होगा? आपको पता है ये वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। तो यहां से क्या लोकेशन हो सकता है? या तो Br का ऑर्थो या Br का पैरा, क्योंकि यहां पे Cl थोड़ा सा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होगा इन कंपैरिजन टू Br, तो Br की वजह से कहां पे ये अटैक करेगा ये आपको देखना है। तो ये दोनों पर्टिकुलर लोकेशंस हो सकती हैं। इस तरीके से आपने डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां होगा ये भी चेक कर लिया। सारे एग्जाम्पल आपने डिस्कस कर लिए। सिंपल बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन कैसे करना है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन कैसे करना है। अब यहां पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हमें मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने फिनोल रखा, तो फिनोल के यहां जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे वो आपको फिनोल वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। अमाइन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो अमाइन के जो एग्जाम्पल हम यहां डिस्कस करेंगे वो अमाइन वाले चैप्टर में भी मिलेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पल है, और ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से अगर करवाएंगे तो डाइल्यूट HNO3 से इलेक्ट्रोफाइल कौन मिलेगा? NO2+। NO2+ OH क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो कहां अटैच होगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो बेसिकली क्या फॉर्मेशन होगा? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। दो प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलेंगे, और डाइल्यूट HNO3 है तो बेसिकली मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, यहां पे जो बेंजीन रिंग है ये हाईली एक्टिवेटेड है, हाईली एक्टिवेटेड, क्योंकि OH का प्लसम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बहुत ज्यादा है, तो यहां पर NO2+ एक से ज्यादा बार भी अटैक कर सकता है, लेकिन फिलहाल NO2 का एक ही बार अटैक है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 है, दैट मींस NO2+ इलेक्ट्रोफाइल की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम होगी। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। और इसी रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर कर दिया जाए तो अब यहां पे हाईली एक्टिवेटेड रिंग में पॉली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और NO2+ बेसिकली 3 टाइम्स अटैच होगा। कहां कहां अटैच हो सकता है? OH के रेस्पेक्ट में 2 ऑर्थो पोजीशन है, 1 पैरा पोजीशन है, तो टोटल 3 टाइम अटैचमेंट होगा यहां पे। और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। और इस प्रोडक्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही बढ़िया एसिड होता है, और कोई पूछे कि पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो फिनोल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से करवा दो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन क्या होगा? फिनोल आपने देख लिया, अब अमाइन में दैट मींस कि एनालीन में HNO3 की रिएक्शन हम देखते हैं, और एनालीन में HNO3 का जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालीन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी चलेगा, HNO3। HNO3 से आपको क्या मिलेगा? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला इंप्रेशन आपका क्या है कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो NH2 के रेस्पेक्ट में NO2, NH2 के रेस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलने चाहिए। और मेटा डायरेक्टिंग ये होता नहीं है, तो मेटा वाला जो प्रोडक्ट है ये नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मेटा वाला जो प्रोडक्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिलता है। इनफैक्ट पैरा पे जो प्रोडक्ट है ये ओनली 2% यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑलमोस्ट 47% प्रेजेंट होता है, ये ऑलमोस्ट 51% प्रेजेंट होता है। तो आप ये देखिए कि ऑर्थो पैरा तो चलो ठीक है, क्योंकि NH2 ग्रुप कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसीलिए NO2 ग्रुप NH2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन ये मेटा पे कैसे आ गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है यहाँ पे। एनालीन दैट मींस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ये तो बेसिक होता ही है, कहीं पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या होगा? बेसिक, चाहे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो। तो ये बेस है, और यहां पर एसिड से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन भी तो यहां होगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्टिंग मिक्सचर में
इस पर्टिकुलर रिएक्टिंग मिक्सचर में H प्लस NH2 के लॉन पेयर पे भी चिपक सकता है, तो एनिलीनियम आयन का भी प्रेजेंस होगा। और एनिलीनियम आयन में NH3 प्लस जो है ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में NO2 प्लस कहां पे प्रेजेंट होगा? मेटा पे। इसीलिए जो मेटा वाला प्रोडक्ट है ये भी बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। सिग्निफिकेंट अमाउंट इसका कितना? 47%। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिलीन की रिएक्शन HNO3 से करवाए तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो हमें मिलेंगे, लेकिन मेटा प्रोडक्ट भी यहां पे मिलता है। ओके।